नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी क्लासेज में हमने जो जियो की जो बुक थी या कह सकते हो भूगोल की बुक या सामाजिक अध्ययन की जो बुक है उसको शुरू कर रखा था। और सामाजिक अध्ययन की मैंने आपको बताया था कि आपकी 4 किताबें हैं इस बार एनसीईआरटी क्लासेज में, ठीक है। और एनसीईआरटी पैटर्न में जो है 4 किताबें उसके अपने जो है एक बुक को शुरू कर रखा था जिसको आम भाषा में आप जियो की बुक कह सकते हो। और उसी के अंदर अपने सेकंड अध्याय को पढ़ रहे थे, ठीक है, सेकंड अध्याय को पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी क्लासेज में मैंने आपको सेकंड अध्याय में वन्य जीव यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से संसाधन हैं जो वन्य जीवों के अंतर्गत आते हैं और जो संसाधन नष्ट हो चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था संसाधनों के बारे में कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, संसाधनों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे अपने क्या है चर्चा हो चुकी थी। उसी क्रम में अपने आगे चलते हैं आज, ठीक है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? लास्ट ने यहीं पे टॉपिक छोड़ा था, लास्ट क्लास यानी कि पिछली कक्षा में अपनों ने यहीं पे इसी विषय को क्या है कि छोड़ा था और इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए। जो वर्तमान में उपनिवेशी जो वन नीति है क्या उसको अपने दोषी मान सकते हैं? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि सिंपल सी बात है, पहले तो ये देखिए कि उपनिवेशी होता क्या है। हमारे देश पे जैसे कि अंग्रेजों ने आके राज किया, हमारे देश पे अंग्रेजों ने आके राज किया, जो राज किया था तो एक तरीके से हमारे देश को उपनिवेश बना लिया। जब कोई देश किसी दूसरे देश पे अधिकार कर लेता है, एकाधिकार कर लेता है, तो वो एक उपनिवेश कहलाया जाता है। यानी कि कह सकते हो कि भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो एक व्यापारी बनकर आए थे, तो उन्होंने हमारे देश को लूटा। तो यहाँ के जितने भी संसाधन थे, हर प्रकार के संसाधनों का उन्होंने क्या है कि दोहन किया। उसके अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, वनों को अंधाधुंध कटाई और वन्य जीवों को मारना, शिकार करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। क्योंकि उनका एक ही मकसद था, हमारे देश से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो इसी क्रम में क्या है कि उन्होंने उपनिवेशी नीति को अपनाया, जो हमारे लिए क्या है काफ़ी नुकसानदायक हुई। और आज़ादी के बाद यानी कि आज़ादी के बाद भी क्या है हमारे देश में कुछ कानून बने, कुछ नियम बने, तब भी कहते हैं कि उसके अंदर हमारी औद्योगिक नीतियाँ हैं वो डाली गई। कौन सी नीतियाँ डाली गई? औद्योगिक नीतियाँ डाली गई। औद्योगिक नीतियाँ डालने के कारण क्या है कि बहुत से उद्योग धंधे, कारखाने, कह सकते हो कि फैक्ट्रियाँ या बड़े बड़े उद्योग यानी कि बड़े बड़े उद्योग, बांध, रेल यार, ठीक है, रेल मार्ग हो सकते हैं, ये सब स्थापित की गई। परंतु जब ये चीज़ें स्थापित की गई तो इनको चीज़ों को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा यानी कि टारगेट किया गया या जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया वो थे हमारे वन संसाधन। क्यों? वन संसाधन क्या है कि अब कोई भी उद्योग धंधा होता है, ठीक है, उसको यानी कि शुरू करने के लिए उनको ऐसी यानी कि ऐसे जगह की आवश्यकता होती है, ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जो क्या है कि सभी प्रकार से इनको उसको सोर्सेस मिल सके, स्रोत जो है सभी प्रकार से मिल सके। और वनों से अच्छा स्रोत शायद कोई नहीं था। इसलिए कह सकते हो कि आज़ादी के बाद भी क्या है कि उपनिवेशी काल और आज़ादी के बाद भी क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ है तो वन क्षेत्र को हुआ है। क्यों? क्या है कि पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, पेड़ों को काटना, क्योंकि नदी नाले उनके आसपास फैक्ट्रियाँ स्थापित करना हर कोई चाहता था। और इस कारण से क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जंगली जानवरों को मारा गया, ठीक है, और उनका शिकार किया गया। इस प्रकार से क्या है कि उद्योग धंधों के कारण क्या है या उपनिवेशी नीति के कारण क्या है कि वनों का विकास हुआ, वन्य जीवों का विनाश हुआ, ठीक है। ये तो था उपनिवेशी नीति, वन नीति। हाँ, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि उपनिवेशी नीति जो है उपनिवेशी वन नीति के लिए दोषी है, क्योंकि इसी ने कहीं ना कहीं क्या हमारे जो है वन्य जीव संसाधनों को नष्ट किए हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अब आगे है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं। अब ये देखिए कि भारत में पहले तो ये देखो जैव विविधता होती क्या है। पहले तो ये देखिए कि जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता एक सीधी सी बात बोलूँ तो मैं हमारे यहाँ पर क्या है कि जैव विविधता का अर्थ होता है कि अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना ही जैव विविधता होती है। अब ये तो नहीं है ना कि पृथ्वी पर सारे ही क्या है कि जलचर पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये पानी वाले जीव हैं, यानी कि कह सकते हो कि
या पक्षी नहीं है, पानी वाले जीव हैं, या फिर दूसरे जीव है, मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ पर क्या है कि सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है, कुछ सर्वाहारी है, ठीक है। जबकि कुछ जलीय जीव है, कुछ स्थलीय जीव है, कुछ आकाशीय जीव है, इनकी अलग अलग प्रकार के हैं। ये जैव विविधता है। पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के, ये नहीं कि सारे एक ही प्रकार के, एक ही प्रजाति के हैं। अनेक प्रकार की प्रजातियाँ जीवों की है, अनेक प्रकार की प्रजातियाँ पेड़ पौधों की हैं, ठीक है। जीव जंतु पेड़ पौधों की अनेक प्रकार की जो प्रजातियाँ पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य एक नहीं हो सकता, ठीक है, मनुष्य की प्रजातियाँ अलग, उसी प्रकार से जीवों की प्रजातियाँ अलग अलग पाई जाती हैं, तो वही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आपको कहा था मैंने कम करने के यानी कि कारक कौन कौन सी, क्योंकि भारत के अंदर जैव विविधता को कम करने वाले बहुत से कारक हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई, औद्योगिकरण, पेड़ों को काटे जाना, औद्योगिकरण, शिकार, ठीक है, यहाँ के दानावल, जंगलों में आग का लग जाना, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, शिकार, दानावल, ठीक है। और कह सकते हो कि बांध, पुल, रेल मार्ग आदि को बनाना। और इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। ये प्रमुख कारण है, जैसे कि वनों की कटाई, औद्योगिकरण, शिकार, दानावल, दानावल बोलते हैं जंगल की आग, जंगल में आग लग जाती है, बांध, पुल, रेल मार्ग आदि को बनाना, और जनसंख्या वृद्धि। ये प्रमुख कारण है जिनसे क्या है कि हमारी जो जैव विविधता है वो प्रभावित हुई है। और भी बहुत से कारण हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है जैव विविधता प्रभावित हुई है। अब जैव विविधता तो प्रभावित होगी, साधारण सी बात है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो पेड़ों को काटना आवश्यक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमें जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, तो वो तो टहनियों से मिलता है, न कि पेड़ों से, ठीक है। तो हमने क्या होता है कि हमारा एक स्वार्थ ही होता है कि हम पूरी यानी कि लकड़ी के लिए उस पूरे पेड़ को काट देते हैं। अगर हमें समझ हो तो यदि हम उसकी टहनी को काट लें और पेड़ को छोड़ दें तो वो पेड़ फिर से हरा हो सकता है, दोबारा हमें लकड़ियाँ देगा, ठीक है। परंतु हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती, हम अपने स्वार्थ में क्या है कि वो अंडे वाली बात हो जाती है, मुर्गी, ठीक है। अगर उस मुर्गी को जीवित रखा जाता तो शायद वो सोने के अंडे लगातार देती रहती, परंतु हमारे दिमाग में ये बात होती है कि एक बार मारकर जितने भी अंडे हैं सारों को एक साथ इकट्ठा ले लें, परंतु ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो वनों की कटाई, औद्योगिकरण, शिकार, ठीक है, जंगली जानवरों का जो शिकार होता है खाल के लिए, कह सकते हो, यानी कि खाल के लिए, उनके दांत के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, या XYZ जिसी कारण से क्या है कि शिकार किया जाता है जानवरों का, ठीक है। दानावल, बांध, पुल व रेल मार्ग आदि को बनाना, और जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जनसंख्या का दबाव बढ़ने से कारण क्या है कि हमारी जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है। ये एक सच्चाई है कि एक जितना बड़ा या जितना विकसित देश होगा वहाँ पर क्या है कि जनसंख्या, या कह सकते हो कि उसने हमारे क्या है कि जैव विविधता पर उतना ज़्यादा असर डाला है। ये हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों की भी बातें यही है, ठीक है। अब सिंपली बात है, क्योंकि धीरे धीरे वन घटते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है, वन घटते जा रहे हैं, और हालात तो इतने बद से बदतर हो गए हैं कि जंगल में, या कह सकते हो कि वन में रहने वाली जो क्या है कि जातियाँ हैं, जो यानी कि कह सकते हो कि आदिवासी लोग हैं, या जो पुरानी जातियाँ हैं, जो ऐसे लोग जो वनों में रहते थे या वनों की उपज पर जीवित रहते थे, वनों में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, उनको अब जीवन जीना उनके लिए कष्टदायक हो गया है। क्यों कष्टदायक हो गया है? क्योंकि वो बाहरी दुनियादारी से अलग है, बाहरी जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं। वो यानी कि जंगल में रहकर, वन में रहकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जब वनों को काटा जा रहा है तो उनके लिए खाने की समस्या, या कह सकते हैं उनके भोजन की समस्या है जो समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्या है कि ये जैव विविधता को हमारे कम करने वाले इन कारकों ने क्या है कि जो जंगलों पे आश्रित जो भी लोग हैं, या जो भी जातियां हैं, जो भी मनुष्य हैं, और जो भी जीव जंतु है, उन सभी को प्रभावित किया है। अब है भारत में वन्य जीव संरक्षण। देखो, भारत में वन्य जीव संरक्षण की बात 1972 में आई थी, क्योंकि 1960 से लेकर 1972 के दौर में कुछ पर्यावरण
यानी कि पर्याविद या कह सकते हो कि समाज सेवी संस्थाओं ने इस बात को जान लिया था कि यदि इसी प्रकार से हम पेड़ों की कटाई करते रहे, इसी प्रकार से जंगली जानवर मरते रहे, ठीक है, या जितने भी जो है हमारे बाघ वगैरह जो है, हाथी वगैरह है, इनका शिकार होता रहा, तो आने वाले समय में ये जो जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे, सिर्फ एक अतीत बनकर रह जाएगा, एक इतिहास बनकर रह जाएगा, ठीक है, और आने वाली पीढ़ियाँ शायद इनको नहीं जान पाएंगी। तो इसीलिए 1960 से लेकर 1972 में क्या है कि 1960 और 1970 तक क्या है कि प्रयास किए गए, तब कहीं जाकर 1972 में एक कानून बना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना। कौन सा अधिनियम बना? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक अधिनियम बना, क्योंकि इसके प्रयास 1960 से लेकर 1970 के दशक में किए गए। और ये क्या है कि 1972 में एक कानून बना जिसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के दौरान क्या है कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनको बचाए जाने का प्रयास किया गया। सरकार ने प्रयास किया कि इस दौरान क्या है कि जितनी भी जो जातियाँ हैं उनको बचाया जाए, चाहे वो जंगली जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उनको बचाया जाए, ताकि भविष्य में, क्योंकि इनकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से ये चीज़ें कम होती रही तो आने वाले समय में शायद ये चीज़ें बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैं एक अंदाजे के अनुसार बताऊं तो शायद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1950 के आसपास हमारे देश में 55,000 से ज़्यादा बाघ थे, 55,000 से ज़्यादा बाघ थे। और यहीं पे यदि यानी कि उसी के जस्ट 20 से 25 सालों बाद में क्या है कि 20 से 25 सालों बाद में इनकी संख्या 1800 के आसपास आ गई, यानी कि 1800 साढ़े 1800 के आसपास आ गई। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि जो बाघ है उसका किस प्रकार से शिकार हुआ होगा, ठीक है। यानी कि 1950 के आसपास जब है 55,000 के आसपास बाघ थे, ठीक है, और उसी के अगले 20 से 25 सालों में क्या है कि इनकी संख्या 1800 से लेकर 1850 के आसपास आ गई। यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा संख्या में इनका शिकार हुआ होगा मांस के लिए, या कह सकते हो कि जिस प्रकार से भी इनका शिकार हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एक कानून बनाया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके अंदर कुछ नियमावली बनाई गई, ठीक है, कुछ यानी कि कठोर सजा का प्रावधान किया गया, और वन्यजीव संसाधन है उनको संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। इसके बाद में अपने चलते हैं कि प्रबंधन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। आखिरकार प्रबंधन के आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया? देखो सरकार ने क्या किया, यानी कि प्रबंधन के आधार पर मैनेजमेंट के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया। इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ, एक तो आरक्षित वर्ण, एक रक्षित वर्ण, एक अवर्गीकृत। इनको समझने का प्रयास करो कि आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वर्ण होते कौन कौन से हैं। पहले तो ये देखिए कि रक्षित वर्ण कौन से होते हैं। आधे से ज़्यादा वर्ण हमारे देश में, आधे से ज़्यादा वर्ण इसके है कि इसी की श्रेणी में आते हैं। आधे से ज़्यादा वर्ण इसी की श्रेणी में आते हैं, 50% ज़्यादा वर्ण इसी की श्रेणी में आते हैं। क्या होता है सर इनमें? देखो आरक्षित वन के अंतर्गत क्या होता है वो देखिए आप। आरक्षित वन के अंतर्गत होता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, यानी कि उस स्थान को सरकार ने क्या है कि उस स्थान को अपने अधीन कर लेती है। जैसे कि हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ पे वन जीव संसाधन या वन बहुत ज़्यादा है, तो सरकार ने उस क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिया है। और अधीन करने के दौरान ना ही तो आप वहाँ पे यानी कि सरकार की परमिशन के बिना जा ही नहीं सकते, ठीक है, ना ही जा सकते, ना ही तो लकड़ी काटने के लिए जा सकते, ना ही आप वैसे व्यर्थ में आप जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जाने पर आपका पूर्णतः प्रतिबंध है, वहाँ पर आने जाने में क्या है कि आपका पूर्णतः प्रतिबंध है, वो आरक्षित वन की श्रेणी में आता है, ठीक है। वहाँ पर आने जाने वगैरह में आपका पूर्णतः प्रतिबंध है क्योंकि सरकार के अधीन है या आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। अब रक्षित वन कौन से होते हैं? रक्षित वन की श्रेणी के अंदर वो वन आते हैं जहाँ पर आप जा तो सकते हो परंतु वहाँ पे आपको परमिशन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप क्या है कि परमिशन लेकर क्या है कि पशुओं की चराई कर सकते हो या फिर कह सकते हो कि यानी कि वनों की लकड़ियाँ काट सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आरक्षित वन के अंदर आपको जाने की एक मनाही ही होती है, आप नहीं तो आप जा सकते, नहीं लकड़ी काट सकते हैं। और यहाँ पर रक्षित वन के अंदर क्या है कि आप परमिशन लेकर, अनुमति लेकर क्या है कि पशु चारण कर सकते हो और क्या है कि लकड़ियों को काट सकते हो। इसके अलावा अब है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वो होते हैं कि जो सरकार के नियंत्रण में तो होते हैं परंतु सरकार का उन पर इतना प्रभाव नहीं होता, या कह सकते हो किसी समुदाय के विशेष के या किसी वर्ग विशेष के अधीन होते हैं, ठीक है, जो किसी समुदाय या वर्ग विशेष के अधीन होते हैं और सरकार पर उनका नियंत्रण थोड़ा कम होता है। इस कारण से यहाँ पर क्या है कि लोगों को रोका नहीं जाता,
लकड़ी काटने के लिए और पशुचारण करने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है कि वनों को, इसी प्रकार के वनों को नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के वनों को नुकसान होता है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये समुदाय विशेष के अधीन होते हैं और क्या है कि यहाँ पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है और पशुचारण भी इनकी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 3 प्रकार के है, प्रबंधन के आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। अब आ गया आपके समुदाय और संरक्षण। देखो समुदाय और संरक्षण क्या होते हैं। देखो समुदाय कुछ ऐसे विशेष वर्ग भी हैं जो क्या है कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों का महत्व जानते हैं और उनके संरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। उनको पता है कि आने अगर यदि आज हम इस समस्या को नहीं जान पाए और समझ पाए तो आने वाले समय में हमारे सामने समस्या गंभीर होगी। जैसे कि आपको एक ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने सुना होगा जोधपुर के खेजरली गांव की घटना, जहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, यानी कि बिश्नोई समाज पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। आपको चिंकारा कांड, हम साथ साथ है मूवी, ये सलमान खान की यानी कि देखी होगी। उस मूवी के अंदर सलमान खान को हम क्या है कि चिंकारा यानी कि जो शिकार के अंदर क्या है कि सज़ा भी हुई थी और अभी तक वो शायद विवादों में चल रहा है। ठीक है, जितने भी उस फिल्म के जो है कलाकार है उनके ऊपर केस चला था, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, सलमान खान। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस सलमान खान ने चिंकारा जो है उसका शिकार किया था जोधपुर के अंदर, और बिश्नोई समाज ने क्या है इसी के खिलाफ क्या है कि विरोध भी किया था और उनको सज़ा भी हुई थी और काफ़ी लंबा वो विवाद भी रहा था, केस भी चला था। तो जो बिश्नोई समाज है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यानी कि सदैव आगे रहता है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सदैव आगे रहता है और ये ऐसा प्रयास करता है कि किसी प्रकार से वन्य जीवों को नुकसान ना हो। यहाँ तक कि जो है बिश्नोई समाज जो है वन्य जीवों को एक स्पेशल यानी कि अपना सुरक्षा प्रदान करता है, अपने आसपास क्षेत्र के अंतर्गत उनको सुरक्षा प्रदान करता है, वहाँ पे शिकार पूर्णतः प्रतिबंध है। इसी प्रकार से अलवर का एक क्षेत्र है, अलवर का एक क्षेत्र है वो एक समाज के द्वारा सुरक्षित है और उसको सेंचुरी घोषित किया गया है। वहाँ पर यानी कि किसी भी व्यक्ति का बिना जानकारी के प्रवेश करना वर्जित है। आप उनकी अनुमति के बिना जानकारी के वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी प्रकार से आपने हिमालय के अंदर चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, जिन्होंने चिपको आंदोलन को कारगर बनाया था। तो इस प्रकार से यानी कि कह सकते हैं कि बहुत से हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसे कह सकते हैं कि जातियां हैं जो वन्य जीवों का क्या है कि महत्व जानती है और उनको संरक्षण प्रदान करने में अपना विशेष योगदान देती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि वन एवं वन्य जीव संसाधन ये प्रकृति के वो बहुमूल्य उपहार है। यदि जो एक बार नष्ट हो गए तो उनको दोबारा क्या है कि उत्पन्न करना या दोबारा प्रकृति में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए क्या है कि ये समुदाय यानी कि काफ़ी लंबे समय से क्या है कि चाहे तो बिश्नोई समाज हो गया, चाहे अलवर का हो गया, चाहे चिपको आंदोलन हो गया, चाहे खेजरली आंदोलन हो गया, इस प्रकार के आंदोलन है वो चलते रहते हैं। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत से आंदोलन है। बाघ संरक्षण पे भी कई प्रकार की जो है प्रतियोगिताएँ हुई है, या कह सकते हो कई प्रकार के ये आंदोलन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि यानी कि कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं या कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं जो पर्यावरणविद हैं, उनको पता है कि यदि आज इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में क्या है ये समस्या हमारे सामने गंभीर हो जाएगी। जितने भी ये जो है जीव जंतु हैं, जितने भी वन्य जीव संसाधन हैं, ये सिर्फ एक अतीत बनकर रह जाएगा, एक इतिहास बनकर रह जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ शायद इनके महत्व को या इनके योगदान को नहीं जान पाएगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा लेसन। इसमें हमने जान लिया था कि वन्य जीव संसाधन क्या है, उनका क्या महत्व है। ठीक है, सरकार उनके लिए क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन सा अधिनियम बना है, किस प्रकार से क्या है कि वो प्रबंधन के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे लेसन को यानी कि सेकंड पार्ट को क्या है हमने सेकंड भाग में ख़त्म कर दिया है। और इसी पाठ के ऊपर क्या है कि मैंने आपको जो भी है इसके जितने भी कह सकते हो पाठ का सार कह सकते हो, पाठ का सारांश कह सकते हो, पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको क्या है उनके जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पाठ जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि इस पाठ से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है, जहन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।